वेलकम टू अवर कॉमर्स क्लासेज। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर दूसरा, और दूसरे चैप्टर में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में 4 प्रिंसिपल जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये कर लिए थे। कार्य विभाजन, अधिकार व उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता। चारों प्रिंसिपल आपको बिल्कुल उंगलियों पर याद हो गए होंगे। और हम सीधे 5वें प्रिंसिपल पर चल पड़ते हैं, और 5वें प्रिंसिपल का नाम है निर्देश की एकता। 5वें प्रिंसिपल का क्या नाम क्या है? निर्देश की एकता। और पहला जो हमारा चौथा प्रिंसिपल आपने पूरा किया था वो क्या था? आदेश की एकता। आदेश की एकता में हम अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो उसमें क्या था कि विभिन्न कर्मचारियों को एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। समझ आ रही थी? अगर आदेश ना मिलेंगे, अगर ज़्यादा अधिकारी हो गए आदेश देने वाले, तो कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती थी। अब दूसरा पॉइंट है हमारा निर्देश की एकता। क्या है? निर्देश की एकता। उसमें क्या कहा गया है? क्रियाओं के प्रत्येक समूह, क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए, ध्यान से समझना, जिनका समान उद्देश्य है। क्या है? जिनका समान उद्देश्य है। क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए जिनका समान उद्देश्य है, उनका एक ही अध्यक्ष और एक ही योजना होनी चाहिए। उनका क्या हो? एक ही अध्यक्ष हो और एक ही योजना हो, एवं एक ही क्या हो? योजना हो। देखना 3 हमारे जो पॉइंट है वो आ रहे हैं। क्रियाओं के प्रत्येक समूह जिसका समान उद्देश्य है, उनके लिए एक ही अध्यक्ष हो और एक ही क्या हो? योजना हो। समझ आ रही है? जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें 2 प्रकार का काम हो रहा है। एक तो कार बन रही है, एक बाइक बन रही है। तो दोनों सेपरेट मानी जाएगी और दोनों के समूह अलग अलग माने जाएंगे। दोनों को कंबाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो कह रहे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और जहां यूनिटी की बात आ जाती है वहां सब कुछ आ जाता है। जो भी उनको डायरेक्शन दी जा रही है उनकी भी क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। और किसके हिसाब से? समान उद्देश्य, जिनका समान उद्देश्य, उनकी एक ही योजना हो। अगर उनको मिक्स किया जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ आ रही है? तो इससे इंपोर्टेंस क्या होगी? इंपोर्टेंस क्या होगी? नंबर 1, एक जैसी क्रिया होने से, एक जैसी क्रिया होने से होने के कारण किसका फायदा होगा? स्पेशलाइजेशन का होगा। स्पेशलाइजेशन होगा। स्पेशलाइजेशन की बार बार बात करें हम। और दूसरा इससे क्या फायदा होगा? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। कार्यकुशलता क्या होगी? बढ़ेगी। और क्या फायदा हो सकता है इससे? हमारे जो उद्देश्य है, संगठन में उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है, वो आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर क्रियाओं में एक रूपता होगी तो आपस में उनकी कंपेयर भी कर सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं, और एक रूपता भी लाई जा सकती है। इसी प्रकार अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अगर हम फॉलो नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे लॉसेज हो सकते हैं। रो लॉसेज क्या है? स्पेशलाइजेशन का फायदा नहीं होगा, संगठन की कार्यकुशलता में कठिनाई आएंगी, कर्मचारियों के संबंध अच्छे नहीं बन पाएंगे, आपस में मन मुटाव में दिक्कतें हो जाएंगी। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आदेश की एकता में और निर्देश की एकता में डिफरेंस क्या है? आदेश की एकता में एकता तो सब सेम है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर की बात की जा रही है, यहाँ पर डायरेक्शन की बात की जा रही है। वहाँ पर जो कर्मचारियों को आदेश मिल रहे हैं वो एक अधिकारी होना चाहिए, और यहाँ पर हमारा जो क्रियाओं का प्रत्येक समूह है उनके लिए उद्देश्य तथा योजनाएं जिनके लिए सेम, उनके लिए एक ही योजना होनी चाहिए और एक ही क्या होना चाहिए? अध्यक्ष होना चाहिए। समझ आ गया होगा? और इसमें आदेश की एकता में दोहरी अधीनस्थ, यानी कि डबल हमारे ऑफिसर नहीं होने चाहिए।
एक ही होना चाहिए जिससे हमें आदेश मिल रहे हैं। और इसमें क्रियाओं की बात कर रहे हैं, और मतलब जो भी क्रियाएं हैं, क्या है, क्रियाएं, हमारा जो काम हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन। व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन, जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है वो कॉमन इंटरेस्ट के अधीन चला जाता है। क्या है, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन है। क्या कह रहे हैं, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन में हेनरी फ्योल ने कहा गया है, जब कभी भी अगर हमें व्यक्तिगत हित से ज़्यादा लाभ हो रहा है और कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो व्यक्तिगत हित पर्सनल इंटरेस्ट बोना पड़ जाता है और व्यक्तिगत हित को हमें छोड़ देना चाहिए, सामान्य हित को महत्व देना है। अगर कोई भी कर्मचारी ऐसा काम कर रहा है जिससे खुद को बेनिफिट हो रहा है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ या जहाँ पर भी हम काम करें उसको भारी लॉस हो रहा है, तो उसको हम कर नहीं पाएंगे। वो हमारी आज्ञाकारिता, अनुशासन और सभी नियमों का उल्लंघन भी होगा और उसको हम फॉलो करना गलत होगा। जैसे एक परचेज मैनेजर है, परचेज मैनेजर को कह दिया कि माल खरीदना है और वो अपने निजी रिश्तेदार से महंगा खरीद रहा है, निजी रिश्तेदारों से क्या खरीद रहा है, महंगा खरीद रहा है, अधिकारों का पालन तो कर ही नहीं रहा, इससे उसका खुद को लाभ तो हो सकता है, लेकिन क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इस प्रकार कई बार हमारे डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही होता है कि हम अपने खुद के बेनिफिट के लिए डिपार्टमेंट को कुछ नहीं समझ पाते और लॉस हो जाता है, तो डिपार्टमेंट का लॉस नहीं कर पाना है। तो व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन होना चाहिए। व्यक्तिगत हित ज़्यादा नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर, वही बात आ रही है, अगर शतक बनाने की बात सोच रहा है तो उसको टीम को जिताने का उद्देश्य भी होना चाहिए। और इससे क्या लाभ होंगे, नंबर 1 लाभ में मानवता का पालन। मानवता भी यही कह रही है, अगर हम घर में चोरी करने लगे तो क्या फायदा होगा, घर ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, ये बात कही गई है ना। तो इस प्रकार क्या होगा, मानवता का पालन होगा और संस्था को लाभ होगा, संस्था को भारी लाभ होगा। और हमारे जो उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य, उनको प्राप्ति की जा सकती है। उद्देश्य को प्राप्ति में आसानी, उद्देश्य की प्राप्ति में क्या आ जाएगी, आसानी, आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। और इसके बाद हमारे व्यक्तिगत संबंध है और एवं संस्थागत संबंध है, उनमें दोनों में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। क्या रहेगा, संबंधों में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, अच्छे से चलते रहेंगे। अगर हम व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता दे रहे हैं और सामान्य हित को छोड़ रहे हैं तो इसके क्या क्या लॉस होंगे, वही मानवता का हनन हो जाएगा, पालन की बजाय क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा, संस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी कठिनाई आएगी। ठीक है, और इसमें कोऑर्डिनेशन का क्या हो जाएगा, अभाव। जब भी हम लॉसेस को देख रहे हैं तो उसके अपोजिट ले रहे हैं। ठीक है, हमारे 6 प्रिंसिपल हो चुके हैं और अभी हम सीधा जा रहे हैं 7वें पर। 7वां जो हमारा प्रिंसिपल है वो है कर्मचारियों को पारिश्रमिक। कर्मचारी को जो रेमुनेशन दिया जा रहा है, हेनरी फ्योल ने कहा उनको उचित समय पर दिया जाना चाहिए, प्रॉपर दिया जाना चाहिए, किसी प्रकार की कटौती नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कर्मचारियों को या हमारी जो संस्था के कर्मचारी है, जो लेबर है, अगर उनको समय पर वेतन मिलेगा तो वो पूरी लगन, उत्साह और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे और ऐसा करने से उनके भी जीवन स्तर की लागत बढ़ेगी, जीवन स्तर बढ़ेगा, उनको अपनी योग्यता और रुचि से काम करेंगे। तो इसी प्रकार किसी कर्मचारी के वेतन को रोकना नहीं है, सबऑर्डिनेट को दबोचना नहीं है, उनको समय पर जो भी काम कर रहे हैं
उनका उचित रेमुनरेशन और समय समय पर मोटिवेशन देना है, जिसमें मौद्रिक और अमौद्रिक, मॉनेटरी टर्म से भी और नॉन मॉनेटरी टर्म से दोनों तरीके से दिया जा सकता, शाबाशी भी दी जा सकती है। तो इस प्रकार कर्मचारियों के पारिश्रमिक में उचित समय पर उचित वेतन देने की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि कर्मचारी पूरी लगन व मेहनत से काम करें। समझ आ रहा होगा? तो इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ क्या होगा? कर्मचारी जो प्रोत्साहन में वृद्धि होगी, कर्मचारियों के प्रोत्साहन में वृद्धि होगी, मोटिवेटर होकर काम करेंगे। इसी प्रकार उनमें संतोष होगा, संतोष या संतुष्टि की भावना होगी, सेटिस्फाइड होकर जाएंगे। जिस तरह हम अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को मार्केट का किंग मान रहे हैं, तो उसी प्रकार कर्मचारी भी हमारा सब कुछ है। अगर कर्मचारी नहीं है तो कुछ नहीं है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारी लेबर टर्नओवर रेट। श्रम परिवर्तन दर में क्या आएगी? कमी आएगी, वो बढ़ेगी नहीं। लेबर बार बार जाएगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और इसके अगर लॉसेस देखे जाए तो उल्टा, असंतुष्टि होगी, कर्मचारी भागे जाएंगे, संतुष्टि की बजाय बेईमानी को बढ़ावा मिलेगा। लॉसेस में बेईमानी करेंगे, अगर उचित समय पर वेतन नहीं दिया जाएगा तो बेईमानी से संस्था को लॉस पहुंचाएंगे वो। ठीक है, अगर कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जा रहा समय पर तो वो कर्मचारी संस्था को छोड़कर भी जा सकते हैं, रुक नहीं पाएंगे, और रुक नहीं पाएंगे तो संस्था चल ही नहीं पाएगी। तो इस प्रकार कर्मचारी को उचित समय पर पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, मजदूरी जो भी उनका बन रहा है वो दिया जाना चाहिए। हमारा 8वां प्रिंसिपल है केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में हेनरी फॉल ने यह बात की कि सेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइज में क्या होता है, सारी चीजें एक मुट्ठी में बंद होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में हमारी जो पावर होती है उसका फैलाव किया जाता है। क्या किया जाता है? फैलाव किया जाता है। तो किसी भी संस्था में ना तो केंद्रीकरण हो ना विकेंद्रीकरण हो, बल्कि उन्होंने एक बात कही है, प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण। किसकी बात करी गई है? प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण हो, एफिशिएंट तरीके से हो। यानी कि हमने कुछ बातों को, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बातें हैं, योजना बनाने की बातें हैं, वो हमें मुख्य अधिकारी के पास रहनी चाहिए, बल्कि बाकी को हम क्या कर सकते हैं? डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास ही होनी चाहिए। प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण, ना तो ज़्यादा विकेंद्रीकरण हो ना ज़्यादा केंद्रीकरण होना चाहिए। तो इससे क्या होगी? लाभ क्या होंगे? नंबर 1, अधिकारियों के कार्यभार में कमी आएगी। जो हमारे ऑफिसर हैं उनका वर्कलोड कम होगा, अधिकारियों के कार्यभार में कमी आएगी, अधिकारियों के कार्यभार में कमी आएगी। दूसरा क्या होगा? हमारे जो डिसीजन लिए जाते हैं, क्या लिए जाते हैं? डिसीजन लिए जाते हैं, वो बेहतर होगी और उनको जल्दी लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे? शीघ्र निर्णय लिए जाएंगे, जल्दी निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके बाद होगी हमारे जो सबऑर्डिनेट हैं उनके मोटिवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होगी। अगर लॉसेस की बात की जाए, अगर पूरी तरह से केंद्रीकरण कर दिया तो अधीनस्थों के कार्यभार में वृद्धि होगी, बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा, काम कैसे कर पाएंगे। इसी प्रकार पूर्ण केंद्रीकरण से अधीनस्थों के प्रोत्साहन में भी कमी आएगी, वो काम नहीं कर पाएंगे, उनको मिलाना जरूरी है, उनसे बातें करनी जरूरी है। इस प्रकार हमें प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण की बात। तो हमने क्या पढ़ लिया?
केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में हमने प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण की बात कही गई है। हम सीधे चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, और नेक्स्ट प्रिंसिपल का नाम है सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन। स्केलर चेन में हमने क्या कहा गया हेनरी फ्योल ने, हमारी जो इंडस्ट्री होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, फर्म होती है, कंपनी होती है, उसमें औपचारिक अधिकार रेखा से कहा गया है। औपचारिक अधिकार रेखा, औपचारिक अधिकार रेखा का मतलब है कि जो भी हमारे आदेश होंगे, निर्देश होंगे, वो एक निश्चित रेखा में चलेंगे, निश्चित रेखा पर, यानी कि निश्चित पाथ, मार्ग से चलेंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते से नहीं गुजरेंगे, उसी रास्ते से चलेंगे। देखिएगा, हम एक डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम में ध्यान से समझिएगा। ए बी सी डी ई एफ एल एम एन ओ पी, ये हमारे कर्मचारी है, और ये समझ आ रही है, ये दिया गया है। हमने कोई संदेश पहुंचाना है, कोई आदेश पहुंचाने हैं ए से पी तक, ए से कहां तक पहुंचाने हैं, पी तक। तो कैसे चलेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, एफ एल एम एन ओ पी। इसी प्रकार सी को एफ तक जाना है, तो सीधा सी डी ई एफ। अगर सी को एम तक जाना है या सी को ओ तक जाना है, तो ऐसे रास्ते को क्रॉस नहीं करेगा। वो कैसे चलेगा, एक निश्चित मार्ग से, निश्चित मार्ग से। समझ आ रही है? तो वो एक निश्चित मार्ग से चलेगा, और इसको स्केलर चेन का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है, स्केलर चेन का, यानी कि फ्योल लैडर। फ्योल ने इसका नाम दिया गया है लैडर, एक सीढ़ी के रूप में। समझ आ रही है? लेकिन इसमें साथ साथ एक बात और कही गई है बाद में, गैंग प्लान की। मान लो बी को कोई संदेश देना है और ओ तक, बी को कहां तक देना है, ओ को देना है, तो ऐसे चलेगा। और आज के इस तकनीकी युग में तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे संदेश हमें व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से मिल जाते हैं। जब तक हम उस मार्ग का इंतजार करेंगे तो काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो उन्होंने एक गैंग प्लैंक की बात की गई है। किसकी बात की गई, गैंग प्लैंक की बात, समतल मार्ग, गैंग प्लैंक की बात की गई है, समतल मार्ग की। यानी कि किसी विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में अगर कोई संदेश पहुंचाना है तो गैंग प्लैंक का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन केवल किसी विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, तो इससे लाभ क्या होगा, नहीं तो हमें स्केलर चेन का ही प्रयोग करना है, स्केलर चेन का ही प्रयोग करना है। तो इससे लाभ क्या होगा, जो हमारे संदेश होंगे एक व्यवस्थित मार्ग से जाएंगे, एक मार्ग डिसाइड किया उसी से जाएंगे, व्यवस्थित प्रवाह होगा। अगर क्योंकि बहुत बार हमारी सूचना अगर ऐसे गैंग प्लैंक से जाती है तो अफवाहों की बहुत तेजी होती है, अफवाहें फैल जाती है। अगर इससे जाएगा तो हमारे अधिकारियों के माध्यम से जाएगा, तो वो सूचना क्या होगी, विश्वसनीय होगी। सूचना क्या होगी, विश्वसनीय। समझ आ रही है? और इस प्रकार जो भी हमारी समस्याएं हैं, समस्याओं का शीघ्र हल होगा। समस्याओं का क्या होगा, शीघ्र हल भी होगा। अगर उसी मार्ग से जाएंगे तो किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर हम स्केलर चेन को यूज ना करें तो हमें क्या होगा, सूचनाओं का अव्यवस्थित प्रवाह होगा। इसी प्रकार जो हमें अगर गैंग प्लैंक का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम इसको क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। और गैंग प्लैंक में एक बात और मैं कहना चाहता था, गैंग प्लैंक का हम तभी यूज करेंगे जब क्या हो, इमरजेंसी मैसेज हो। इसके साथ साथ हमें नज़दीकी वालों से संपर्क करना पड़ेगा, हमें उसे बताना पड़ेगा। मान लो बी को ओ तक जाना है तो ए को और सी तक बताना पड़ेगा, तभी वह संदेश पहुंच पाएगा।
तो स्केलर चेन में यही बातें की गई है कि हमें जो संदेश पहुंचाना है एक निश्चित मार्ग से पहुंचाना है। इसके बाद हमारा 10वां प्रिंसिपल है। 10वें प्रिंसिपल में बात कही गई है व्यवस्था की। किसकी बात कही है? व्यवस्था की। व्यवस्था एवं क्रमबद्धता। व्यवस्था और क्रमबद्धता में को अगर एक ही वर्ड में लिखा जाए तो ऑर्डर की बात आ रही है, प्रॉपर ऑर्डर। और व्यवस्था में अगर हम दो चीजों को ले रहे हैं, कौन कौन सी दो चीजों को ले रहे हैं? एक तो भौतिक को, एक सामाजिक व्यवस्था। दो प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। कितनी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? दो प्रकार की, भौतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। कैसे? भौतिक हमारे भौतिक संसाधनों के लिए और सामाजिक संसाधनों। सामाजिक संसाधन कौन से? मानव संसाधन। और भौतिक व्यवस्था को आप घर में भी यूज कर सकते हैं। अपने घर में किचन में हमें कई बार हमें चाकू नहीं मिलता या चम्मच नहीं मिलती या कोई और सामान नहीं मिलता, अगर वो उचित स्थान पर होगी तो वही मिलेगी, यानी कि उसकी भौतिक व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर उसे रखना है। इसी तरह हमारा ट्रैक्टर होता है, ट्रॉली में एक टोल बुक्स होता है, ट्रैक्टर में भी होता है, बाइक में भी होता है, और जो भी हमारे पेचकस है या औजार वही रखे जाते हैं। अगर उसको अन्य जगह पर रख दिया जाएगा तो मिलेंगे भी नहीं। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था में हमारे जो मानवीय संसाधन है, जिसमें भी जितनी भी योग्यता रुचि है, उसको उसी तरह का पद देकर उसी कार्य पर लगाया जाना चाहिए जिस काम को वह करने के लिए सक्षम है, जिस काम को करने के लिए वह एफिशिएंट है। समझ आ गया होगा? तो दो व्यवस्था की बात की गई है, भौतिक और सामाजिक। इससे क्या होगा? लाभ क्या होंगे? नंबर 1, प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण होगा। प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण होगा, या प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण का मतलब है प्रभावपूर्ण जो हमारे संसाधन है उनका अच्छे से यूज हो पाएगा। क्या हो पाएगा? यूज हो पाएगा। और जब भी किसी संसाधन की जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेज की, तो हमें उसे ढूंढने में समय की बर्बादी नहीं होगी। समय की बर्बादी नहीं होगी, समय हमारा बर्बाद नहीं होगा। ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंस क्या होगी? डिसिप्लिन। जो हमारा तीसरा था ये अनुशासन, आज्ञाकारिता, अनुशासन बना रहेगा। अनुशासन भी कैसा? बेहतर अनुशासन होगा। अगर हम इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे तो संसाधनों का दुरुपयोग होगा, समय यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, बेकार पड़े रहेंगे संसाधन, और अव्यवस्था बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? अव्यवस्था। अगर हम इसके लॉसेज को देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है समता। 14 प्रिंसिपल है, अभी हम 11वें प्रिंसिपल पर पहुंच गए हैं, और 11वें प्रिंसिपल का नाम क्या है? समता, इक्विटी। इक्विटी में हमने क्या कहा कि हमारे जो मैनेजर है हमें सबऑर्डिनेट के साथ न्याय व किसके साथ? न्याय व दयालुता के साथ। हमारे जो सबऑर्डिनेट है उनको न्याय व दयालुता के साथ व्यवहार करना है। हमें अपने कर्मचारियों के साथ समता का व्यवहार करना है। किसी प्रकार का रंग, गर्म, जाति या कोई भी रीजन के बेस पर उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। समता के व्यवहार में एक मानवता की बात भी कही गई है, और इसके साथ साथ यह भी कहा गया है समता में ये नहीं कि हम कुशल कर्मचारी को ज़्यादा महत्व दे दें, अकुशल कर्मचारी को कम महत्व दें। इस प्रकार हमने कर्मचारी में थोड़ा सा विभेदीकरण भी करना है। उसमें अगर कोई कर्मचारी बढ़िया ढंग से काम कर रहा है, एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, तो उसको तवज्जो देनी है और नकारे को उनको छोड़ देना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो कर्मचारियों में एक वो भेदभाव वाली बात नहीं होगी, उनको उनसे मोटिवेशन मिलेगा कि काम का महत्व है। विभेदीकरण मजदूरी की बात की गई है। जो कर्मचारी अच्छे से काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना है, बोनस देना है। समता की बात की गई है, समान व्यवहार की बात की गई है। अगर इसमें ये जो विभेदात्मक मजदूरी थी ये टेलर ने दी है। किसने दी है? टेलर ने। समझ आ रही होगी? इससे लाभ क्या होगा? क्या लाभ होगा?
हमारे जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी क्या है, संतुष्ट रहेंगे। अगर एफिशिएंट या समता का व्यवहार किया जाएगा तो कर्मचारी क्या हो गए, संतुष्ट हो गए, उनमें समर्पण की भावना से काम करेंगे, डेडिकेटेड होकर काम करेंगे कि कंपनी मेरे साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा। ठीक है, इसी प्रकार कुशल कर्मचारी वो आगे बढ़ने की ओर प्रेरित होगा, और अकुशल कर्मचारी जो इनएफिशिएंट है वो भी काम करना स्टार्ट कर देगा। भाई पैसे नहीं मिल रहे, उसको पैसे क्यों मिल रहे, क्योंकि वो काम कर रहा है ना। ठीक है, तो इस प्रकार हमें अगर लॉस में क्या क्या होता है, लॉस में क्या होगा, कुशल कर्मचारियों में असंतुष्टि की भावना पैदा हो जाएगी अगर क्षमता का व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो विभेदात्मक की बात की गई है। इसी प्रकार कुशल कर्मचारियों की संगठन में कमजोरी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हमने इक्वलिटी की बजाय इक्विटी की बात की गई है। किसकी बात की गई है, इक्विटी की बात की है, समता की बात की गई है। ठीक है, हम अगले प्रिंसिपल पर पहुंचते हैं। हमारा 12वां प्रिंसिपल है कर्मचारियों का स्थायित्व। कर्मचारियों का स्थायित्व में क्या कहते हैं, हमारे जो कर्मचारी है उसमें लेबर टर्नओवर रेट नहीं बढ़नी चाहिए। लेबर टर्नओवर रेट का मतलब कर्मचारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उनको उचित समय पर मजदूरी दी जानी है, उनको महत्व दिया जाना है, उनकी भावना का हमें आदर करना है, क्योंकि कर्मचारी ही सब कुछ है। अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो कुछ नहीं है। तो इस प्रकार कर्मचारियों के महत्व को समझना है। अगर लेबर टर्नओवर रेट ज़्यादा बढ़ेगी तो हमें भर्ती करने में नुकसान होता है। भर्ती बहुत साल लग जाते कर्मचारियों को, पहले उनको लगाओ, फिर उनको ट्रेनिंग दो, तो इस प्रकार समय बहुत बेकार चला जाएगा। तो कर्मचारियों के स्थायित्व पर भी जोर देना। बाकी जो प्रिंसिपल अगर हम फॉलो करेंगे तो कर्मचारी अपने आप टिके रहेंगे, उनको एक बेहतर अनुशासन देना है, बेहतर वातावरण देना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने उनको क्या करना है, लेबर टर्नओवर रेट को ऊंचा करना है, कम नहीं होनी चाहिए। यानी कर्मचारी लेबर टर्नओवर रेट ऊंची नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम से कम कर्मचारी, यानी कि जो कर्मचारी संस्था में है वो रिटायरमेंट लेकर जाए। ठीक है, तो ऊंची श्रम परिवर्तन दर ना हो, ऊंची श्रम परिवर्तन दर नहीं हो। ऊंची श्रम परिवर्तन दर होगी तो हमारी संस्था में नुकसान होगा, उससे बहुत